दोस्तों आज से कुछ साल पहले की बात है। जब हम छोटे होते थे तो हम कई बार कहीं के पे घूमने जाते थे और मुझे आज भी अपने पिताजी की आदत याद है कि जब हम घूमने जाते थे तो वो सबके पैसों को अलग अलग जगह पे रख देते थे और बोलते थे कि अगर हम पैसे को अलग अलग जगह पे रखेंगे और अगर एक आदमी से पैसा गुम भी हो जाएगा तब भी हमारे ऊपर इतना बड़ा रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पैसा अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है। और वो बात मुझे आज भी बहुत रेलेवेंट लगती है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मुझे यही लगता है कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हम अपने पैसे को एक जगह पे क्यों डालते हैं, क्यों ना हम उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने पैसे को अलग अलग जगह पे रखें ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए और हमारी रिटर्न भी ठीक ठाक आती रहे। और इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक नाम दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और डाइवर्सिफिकेशन करके आप कैसे अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और इसके अलावा अपने रिस्क को भी कम कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड में कहाँ पे कितना रिस्क होता है और डाइवर्सिफिकेशन करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है यू शुड नॉट कीप ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। मतलब कि आपको सब चीज़ें एक बास्केट में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसको अलग अलग जगह पे डिवाइड करना चाहिए। चलिए मैं वापस आता हूँ इन्वेस्टमेंट में, कि इन्वेस्टमेंट में ये टॉपिक कितना रेलेवेंट होता है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये हमें कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे पहला और सबसे सिंपल मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके पास मान लो 1 लाख रुपया है, तो आपको इस 1 लाख रुपए को अलग अलग जगह पे कैसे डिवाइड करना है, कैसे आपको अलग अलग एसेट्स में डालना है, कैसे आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में डालना है। क्योंकि अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स के हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस होंगे हमारे पास जहां पे हम अपना पैसा डाल सकते हैं। और बहुत से लोगों के दिमाग में यही सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मुझे कितनी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहिए, क्या मुझे एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा डालना चाहिए या मुझे 5 म्यूचुअल फंड चूज करने चाहिए। इन चीज़ों को हम डिसाइड कैसे करें। दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन हमारे मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। सबसे पहला रिस्क, कि हमारा रिस्क कितना है। जैसे कि मैंने इस सीरीज़ में अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बहुत बार बताया है कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि मेरा रिस्क कितना है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। और बोलते हैं और ऐसा होता भी है इन्वेस्टमेंट में कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग म्यूचुअल फंड में डिवाइड करोगे तो आपका रिस्क ऑप्टिमाइज होता है और थोड़ा सा मिनिमाइज भी होता है अगर आप सही तरीके से म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करते हो तो इससे अगर आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो आपका रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो आपका रिस्क मिनिमाइज होता है, थोड़ा कम होता है। और इसके अलावा जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू हमेशा नहीं होता। और इसके अलावा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो ये अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव जिसका नाम रिटर्न होता है उसको भी फुलफिल करता है। वो कैसे? जैसे कि मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया था, मैंने 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में 20-20 हज़ार रुपये डाला और ऐसा हुआ कि एक म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म किया, लेकिन जिसके चलते मेरा पोर्टफोलियो इतना ख़राब नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो को 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में बांटा हुआ था। तो डाइवर्सिफिकेशन का सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारा एक एसेट अच्छा परफॉर्म नहीं करता एक टाइम पे तो बाकी हमारे जो दूसरे एसेट्स होते हैं तो टोटल रिटर्न को वो ऑप्टिमाइज कर देते हैं और हमारा टोटल रिटर्न ठीक ठाक निकल के आता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, मुझे कैसे कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है ताकि एज ए इन्वेस्टर मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। तो अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना है ताकि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे सब कैटेगरीज भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं, इनके अंदर हमारे सब कैटेगरीज होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। वैसे ही डेट फंड के अंदर भी बहुत से कैटेगरीज होते हैं। तो अब जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन हम मेनली 2 लेवल्स पे कर सकते हैं। सबसे पहला ब्रॉड लेवल पे, जैसे कि ब्रॉड लेवल अगर मैं बोलूं कि मेरा अगर 100 रुपीज़ है जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे अपना रिस्क पता है कि मुझे रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना, और जिस केस में हमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता
तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं ब्रॉड लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं, मुझे 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है और मुझे पता है कि मेरा रिस्क इतना ही है कि मैं सिर्फ 30% का रिस्क ले सकता हूं और 70% मुझे सेफ जगह पे डालना है। तो मैं क्या करूंगा, 70% ऑफ माई एंटायर पोर्टफोलियो मैं अपना डालूंगा डेट फंड्स में, क्योंकि डेट फंड्स अगर हम बात करें तो थोड़े कम रिस्की होते हैं, और 30% मैं डालूंगा अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो ऐसे करके मैं ब्रॉड लेवल पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने मुझे बोल दिया कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 30% डाल दो, लेकिन उसके अंदर भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो वो मैं चूज़ कैसे करूं कि उसके अंदर जो सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन होगा वो हम कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं आपको सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका रिस्क कितना है और जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उस एसेट का रिस्क कितना है, ताकि आप अपना दोनों का रिस्क मैच करके एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बना सकें, ताकि आपका रिस्क भी ज़्यादा ना हो और आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाए। तो चलिए अब मैं वापस आता हूँ उसी चीज़ पे कि मैंने आपको बोला था कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने 30% अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में रखा, 70% ऑफ द पोर्टफोलियो मैंने अपना डेट में रखा। अब मेरे दिमाग में जो अगला क्वेश्चन आया वो ये आया कि इक्विटी में जो मेरा 30 है उसको मैं आगे डिवाइड कैसे करूँ, क्योंकि उसके भी बहुत से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लो मुझे 30 रुपीज़ का जो मैंने इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया था उसको मुझे फर्दर डाइवर्सिफाई करना है, जिसको मैं सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बोलूँगा। तो उसमें मैं अपने रिस्क को फिर से गेज करूँगा कि मुझे इक्विटी में भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है या नहीं लेना। तो मान लो कि मैं दो टाइप के इन्वेस्टर हैं मेरे पास। पहला जो कि इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इक्विटी में मेनली हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है जब उनको हम पूरे इक्विटी कैटेगरी में किसी से कंपेयर करते हैं। तो मान लो कि एक इन्वेस्टर है जिसको 30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इक्विटी सेगमेंट में करना है और उसको इक्विटी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क लेना है, तो वो क्या करेगा, वो पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट अपना स्मॉल कैप में डाल देगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क लेना था। लेकिन अब कोई एक और इन्वेस्टर आया जिसको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, उसको मॉडरेट रिस्क लेना है, तो वो क्या करेगा कि इस 30 रुपीज़ को भी फर्दर डिवाइड करेगा। जैसे कि वो हो सकता है कि ऐसे करेगा कि 10 रुपये को वो लार्ज कैप में डालेगा, 10 को मिड कैप में डालेगा और 10 को स्मॉल कैप में डालेगा। अब एक और इन्वेस्टर आता है मेरे और आपके जैसा, जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, बल्कि हम बहुत डिफेंसिव होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 30 रुपीज़ में से 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, और 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे मिड कैप में और 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे स्मॉल कैप में। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट मिड और स्मॉल में क्यों किया, ये एक्स्ट्रा मैंने क्यों किया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो जो कि 100 रुपीज़ का था, उसमें से सिर्फ 10% थोड़ा मैंने एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर वो नीचे जाएगा तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट मान लो कि ये दोनों सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आने वाले कुछ टाइम में, जिससे मेरा ओवरऑल जो रिटर्न होगा पूरे पोर्टफोलियो का वो बहुत अच्छा निकल के आ सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है कि आपने 100 रुपये में से सिर्फ 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया स्मॉल कैप में, 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया मिड कैप में, बाकी 90% का इन्वेस्टमेंट आपने बहुत ही सेफ एसेट्स में किया जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। लेकिन ये 10% का इन्वेस्टमेंट अगर आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न काफ़ी अच्छा निकल के आ सकता है। तो दोस्तों अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हम डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और उसका यूज़ हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कैसे आता है और कैसे वो हमारे रिटर्न को बढ़ाता है और हमारे रिस्क को भी ऑप्टिमाइज़ करता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि मैं डेट में कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो 100 का था, 30 का मैंने आपको बता दिया। अब जो 70 बचा था तो क्या आप उसका डायरेक्टली किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दोगे? लेकिन नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सी सब कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और उन सब कैटेगरीज का एक अलग से डिफाइंड रिस्क होता है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप डेट कैटेगरी में भी कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और कैसे आप अलग अलग डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके जो 70 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करते हो।
तो दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन एक लेवल तक बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने लग जाते हो और ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर लेते हो सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बिना सोचे समझे कि आप कितना रिस्क कैरी करते हो उस इन्वेस्टमेंट का, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो एज ए इन्वेस्टर, जिससे आपके पैसे को भी सफ़र होना पड़ता है और आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो भी सफ़र होता है और आपका रिटर्न भी अच्छा नहीं आता। जैसे कि कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स, और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसे सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर नॉलेज। तो दोस्तों जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बट उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिनको पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए वो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करते हैं। जैसे कि मान लो एक सेक्टोरल फंड है जो ऑटो सेक्टर को ट्रैक करता है, और ऑटो सेक्टर में एक साइक्लिसिटी होती है जिसको मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर शायद नहीं कभी समझ पाएंगे। तो हम हो सकता है कि बहुत गलत लेवल पे इस सेक्टर में एंटर कर जाएं, और जब वो नीचे जाने लगे तो हम घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं कि इस सेक्टर से एग्जिट कर जाते हैं, तो हम लॉस में बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो भी सफ़र करता है। तो दोस्तों अगर आप इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या आपका मन है कभी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप पहले बहुत अच्छा रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद इस सेक्टर के बारे में इन एंड आउट जान लें, उसके बाद ही इस सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में आप अपना एक्सपोजर लें। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने कैटेगरीज बताई, इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज होती है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो भी सही है, आप उन कैटेगरीज को भी यूज़ करके अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत स्पेशल कैटेगरी होती है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो अगर आपको इक्विटी के एक्सपोजर में से कुछ % ऑफ शेयर आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा जैसे आपको बोलता हूँ कि पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें। तो अगर आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल को, उसी एग्जाम्पल को कैरी करते हैं कि 100 में से आपको इक्विटी में सिर्फ 30 डालना है, तो उस 30 में से आप डिसाइड करोगे कि आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कितना डालना है, ताकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेज रहे, रिस्क ऑप्टिमाइज रहे और आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलती रहे। तो दोस्तों एज ए इन्वेस्टर अब आप ध्यान रखें कि आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको कैसे डाइवर्सिफाई करना है। और मैं अगर आपको ये नंबर बोल दूं कि आपको सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो गलत होगा, क्योंकि आपको कितने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके रिस्क के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड उसके लिए ऑप्टिमम है, तो उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वो नंबर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। वो प्योरली डिपेंडेंट है उस इंडिविजुअल के रिस्क के, और उसके रिस्क के कंपैरिजन में कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करता है। तो इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए, और ये कॉन्सेप्ट आपकी रिटर्न को भी अच्छा बनाएगा और आपके रिस्क को भी ऑप्टिमाइज भी करेगा और थोड़ा कम भी करेगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।